नमस्कार। आज मैं क्लास 10th का सिविक्स में लेसन फर्स्ट जिसका नाम पावर शेयरिंग है उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स को बताना चाहूँगा। इस चैप्टर को हिंदी में सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम दो देशों की बारे में पढ़ेंगे। पहला देश का नाम है बेल्जियम और दूसरा देश का नाम है श्रीलंका। यूरोप जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह हमारे हरियाणा राज्य है ना, हमारे देश के अंदर, उस राज्य से भी छोटा देश है। इसकी सीमा जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, लम्बर्ट्सबर्ग, जर्मनी से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। अगर हम अपने देश के राज्य हरियाणा की बात करें तो उसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी की आधी आबादी है बेल्जियम में। यहाँ पर जातीय बनावट जटिल हैं। वो बनावट है लैंग्वेज की को लेकर। बेल्जियम में 2 इलाके मेन हैं। पहला है फ्लेमिक्स इलाका, दूसरा है बेलोनिया इलाका। फ्लेमिक्स इलाके में जो लोग 59% लोग हैं रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं, और वेलोनिया में 40% लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो 1% लोग बच गए हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो आप सभी को एक बात में समझ में आई होगी कि सबसे ज़्यादा डच भाषा बोली जाती है बेल्जियम में। परंतु बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल। इस राजधानी में जो लोग रहते हैं वो 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ध्यान देना बेटा, इस राजधानी ब्रुसेल के अंदर, यानी बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल है, उसमें 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर हैं और समृद्ध हैं, और वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक जानते हो? अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो, मतलब है कम भाषा बोलने वाले, मतलब है कम भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक, इनकी संख्या कम होती है। लेकिन डच भाषा बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है, परंतु ज़्यादा लोग होने के बावजूद ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। आर्थिक यानी पैसे की वजह से जो जो रूप होता है उस तरह से मजबूत नहीं है, इसलिए ये लोग नाराज हैं। सन 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि डच भाषा बोलने वाले फ्रेंच वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, और फ्रेंच वाले डच वाले लोगों को तो इन दोनों के बीच ज़्यादा तनाव होने लगा, और सबसे ज़्यादा तनाव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में दिखा। तो अब बात करते हैं दूसरे देश जो मैंने आपको पहले बताया था, श्रीलंका के बारे में। यह दक्षिण एशिया में स्थित है और एक द्वीपीय एक द्वीपीय देश है। इसका पुराना नाम सिलोन है, यानी पहले इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था, यानी इससे पहले श्रीलंका सिलोन बोला जाता था श्रीलंका को। सन 1948 में आज़ाद हुआ श्रीलंका, यानी हमारे इंडिया के 1 साल बाद इसको आज़ादी मिली। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। यहाँ पर भी जातीय समूह हैं। यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं,
के बीच में विवाद है। कौन कौन से दो लोग हैं वो बताता हूँ आपको। पहला है सिंघली और दूसरे हैं तमिल। सिंघली वह लोग हैं जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत से श्रीलंका में रह रहे हैं। वहीं तमिल लोग वो हैं जो भारत से जाकर श्रीलंका में बस गए, परंतु कुछ तमिल लोग पहले से ही श्रीलंका में थे। अब विवाद कैसे है वो देखते हैं। जो सिंघली लोग हैं यहाँ पर श्रीलंका के अंदर 74% हैं और तमिल लोग यहाँ पर हैं 80%। यानी कि सिंघली लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बहुसंख्यक हैं और तमिल लोग यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक यानी बहुत ही कम हैं। अब तमिल लोग भी दो हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। एक तो श्रीलंका तमिल जो हैं वो दो हिस्सों में विभाजित हो गए, एक श्रीलंका मूल के और दूसरे भारतीय मूल के। श्रीलंका मूल के ये वो लोग थे जो शुरुआत से श्रीलंका में रह रहे थे और भारतीय मूल के यह वो लोग हैं जो अंग्रेज लोग तमिल लोगों को भारत से श्रीलंका ले गए थे खेती कराने के लिए या फिर अन्य मजदूर कराने के लिए। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हैं, उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हैं। सिंघली लोग मेनली बौद्ध धर्म को मानते हैं और तमिल लोग जो श्रीलंका में रहते हैं कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तो कुछ लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। क्रिश्चियन यानी ईसाई भी यहाँ पर रहते हैं जो केवल 7% हैं, यानी 7% हैं। यह लोग दोनों भाषा बोल लेते हैं, यानी क्रिश्चियन जो ईसाई लोग हैं वो दोनों भाषा बोल लेते हैं, यानी कुछ सिंघली बोलते हैं भाषा बोलते हैं और कुछ तमिल भाषा बोलते हैं, यानी इनको दोनों भाषा आती हैं। विवाद ध्यान से इसलिए समझिए, विवाद क्या था ध्यान समझिए। श्रीलंका में जहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा हैं, तमिल लोग कहते हैं कि जहाँ तमिल लोग का रहने का ज़्यादा वाला हिस्सा है उसे तमिलों का अलग देश बना दिया जाए। जहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं उसको तमिल का अलग से देश बना दिया श्रीलंका के अंदर। और सिंघली लोग इस बात को पसंद नहीं करते और वो कहते हैं कि यह तमिल लोग बाहर से आकर बसे हैं श्रीलंका में और इनके साथ बिल्कुल भी रियायत नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं श्रीलंका की बहुसंख्यावाद के बारे में। बहुसंख्यावाद क्या है? यहाँ पर श्रीलंका में एक चीज़ गलत हुई और आपको वही गलत चीज़ ध्यान से समझनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि श्रीलंका की को आज़ादी 1948 में 1948 में मिली थी। यहाँ पर सिंघली समुदाय है उसका दबदबा है। दबदबा क्या है, क्यों है? क्योंकि यह श्रीलंका में बहुत संख्या में है और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंघली 74% श्रीलंका में है। 74% लोग जो है वो श्रीलंका में सिंघली हैं। और 1956 में 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। कानून में यह बताया गया कि सिंघली के एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया है, यानी सिंघली जो भाषा थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। और तमिलों को उससे जब पता चला तो उसके बारे में बहुत बुरा लगा, परंतु श्रीलंका में कुछ और भी ऐसे कानून बनाए गए जिससे तमिल के लोग जो थे वो भड़क गए। तमिल जो लोग थे वो भड़क गए। अब वो कौन कौन से ऐसे कानून बनाए गए थे, सारे बच्चे ध्यान से सुने। जैसे सरकारी नौकरियों में सिंघली लोगों की प्राथमिकता की नीति, यानी पहले अगर कोई गवर्नमेंट कहीं पर कोई नौकरियां निकालती हैं, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी के लिए नौकरी निकालती है तो उसमें इसमें ये कानून बनाया गया श्रीलंका के अंदर कि पहले जो सिंघली लोग हैं उनको वीरता दी जाएगी, यानी पहले उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर बचती हैं
तो बचने के बाद तमिल लोगों को दी जाएगी। तो इस पे नाराज हुए वो लोग। दूसरा, सरकार बौद्ध मत की संरक्षण देगी, यानी बौद्ध, आपको बताया था मैंने अभी पहले कि इसमें जो सिंगली लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बताया था ना। और तमिल लोग हिंदू को और मुस्लिम धर्म को, दोनों को मानते थे। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने एक कानून बनाया कि सरकार बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म के लोगों की संरक्षण करेगी। इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता बहुत नाराज हुई, यानी से बहुत नाराज हुई। इन्हें ये लगा कि सरकार सारा फायदा सिंगली लोगों को पहुंचाना चाहती है, और लगा कि राजनीतिक पार्टियां भी इनके खिलाफ हैं। तभी तमिल के लोगों ने क्या किया, अपनी एक पार्टी बनाई, और तमिल लोगों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना चालू कर दिया। तमिल लोगों की 3 तरह की मांगें रहीं। 3 मांगें कौन कौन सी थी? पहला है, तमिल को राजभाषा बनाओ, यानी तमिल को, जो आपने पहले सिंगली को राजभाषा बनाया गया है, उसको हटा के तमिल को राजभाषा बनाओ। दूसरा था, शिक्षा में समान अवसर, शिक्षा में जो एजुकेशन है उसमें समान अवसर दिया जाए, चाहे वो सिंगली का हो चाहे वो तमिल का हो, कोई भी बच्चा हो या फिर व्यक्ति हो, उसको शिक्षा में समान अवसर दे दिया जाए। तीसरा है, रोजगार में भी समान अवसर, चाहे वो सिंगली का हो चाहे वो तमिल का हो। रोजगार यानी उसको जो भी कुछ काम कर रहा है, करना चाहता है, तो उसमें भी समान जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आ रही है उसमें भी समान अवसर उसको मिलना चाहिए। फिर तमिल के जो लोग हैं, तमिलों ने अपना एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया लिट्टे। उन्होंने फिर क्या हुआ, एक अपना उग्र संगठन बनाया, उसका नाम रखा गया लिट्टे। फिर तमिल और सिंगली की जो में टकराव शुरू हो गया। तमिल और सिंगली जो लोग थे उनमें आपस में टकराव शुरू हो गया, क्योंकि सिंगली तमिल को पसंद नहीं करते थे और तमिल भी सिंगली को पसंद नहीं करते थे। तो मैंने आपको 2 देशों के बारे में बताया, पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा के बीच में विवाद था, और श्रीलंका में सिंगली और तमिल भाषा के बीच में विवाद था। तो बेल्जियम की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा के बीच में विवाद था, तो बेल्जियम ने समझदारी वाले कदम उठाए। तो कौन कौन से कदम उठाए? बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों तथा सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। दूसरा है, 1970 और 1993 यानी 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन इसलिए किया ताकि देश में सभी मिलजुल कर रह पाएँ। जो आपस में विवाद है उन विवाद को दूर रख के भाईचारा, एकता सब में बनी रही। तो उनमें 4 बार संशोधन किया गया संविधान के अंदर। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि श्रीलंका और बेल्जियम की सरकार में क्या अंतर था। श्रीलंका की सरकार केवल सिंगली लोगों का साथ दे रही थी, वहीं बेल्जियम की सरकार डच और फ्रेंच दोनों लोगों के बारे में सोचा और सुधार किया। तो अब बात करते हैं बेल्जियम के मॉडल की। केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या समान रखी। यानी बेल्जियम के अंदर जो केंद्र सरकार थी उसने डच और फ्रेंच भाषा के जो लोग थे उसमें जो मंत्री थे उन सब की संख्या समान रखी, यानी डच के भी इतने ही मंत्री रहेंगे और फ्रेंच के लोगों के भी इतने मंत्री रहेंगे। बेल्जियम मॉडल में यह अपनाया गया कि कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो, यानी डच और फ्रेंच सांसदों का बहुमत होगा तभी कोई कानून पास होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? क्वेश्चन क्या है, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? तो 2 तर्क दिए गए हैं बेटा इस आंसर में। पहला तर्क है, सत्ता का बंटवारा ठीक है। मतलब अगर सत्ता
को बांट देंगे तो लोगों में लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। दूसरा तर्क है, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता की साझेदारी के रूप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से ये मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए, जिससे फैसले लेने में आसानी हो। लेकिन लोकतंत्र ने सभी विचार बदल दिए। आपने सुना होगा, पहले जब राजा का शासन था हमारे देश में, तो राजा अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को या जो भी कोई उस कुनबे का है, उसी का राजा बनाता था, उत्तराधिकारी उसी को बनाता था। क्यों बनाता था? कि ये प्रथा थी, ये माना जाता था कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में कमान रहेगी तो वो अच्छी तरह उस देश को संभाल सकता है, उस राज्य को संभाल सकता है। परंतु जब से डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है हमारे देश में, इस सब के बारे में, ये सब का विचार क्या हुआ, बदल चुका है। आप देखोगे कि अब हम लोग खुद चुनकर, अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में बैठाते हैं और अपनी जो भी परेशानियां उसके अवगत कराकर अपना काम कराते हैं। तो इस प्रकार का जो विचार थे वो लोगों के बदल चुके हैं कि लोकतंत्र भी अच्छा, एक डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी अच्छी एक गवर्नमेंट है। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार का काम होता है कि सारे देश की व्यवस्था देखना। सारे जो भी देश है हमारे, जितने भी स्टेट्स आते हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, जो भी 29 स्टेट्स हैं, उन सब के स्टेट्स का ध्यान व्यवस्था रखेगी वो केंद्र सरकार के अंडर में होता है। उसके बाद राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार नहीं कि जो एक राज्य, जैसे हम यूपी में यानी यूपी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो केवल राज्य की व्यवस्था देखती है ना, राज्य की व्यवस्था देखती है। कुछ देशों के संविधान में और कानून में इस प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय, महिलाओं को विधायकी और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। यानी जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या फिर नीचे वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ समय के लिए, आपने देखा होगा कि आप गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है। SC STs हैं, इन सबको क्या है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, और उनकी मतलब जिससे आर्थिक स्थिति सुधर सके और समाज में बैठने लायक वो लोग हो जाएं। और ये हमारे भारत देश में भी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं चैप्टर में कुछ मुख्य बिंदु समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर जो भी आपको पॉइंट जो समझाया है मैंने समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। और अपने आस पास सफाई रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, जिससे जो आप अभी प्राकृतिक आपदा चल रही है, कोरोना वायरस, उससे आप लोग बचे रहेंगे। हाथों को धोते रहिए और बार बार धोते रहिए, सैनिटाइज़र, साबुन। और जब भी बाहर निकलें, वैसे तो निकलना नहीं है, पर अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो निकलना, तो मुंह पर अपना मास्क लगाकर, मास्क ना हो तो रूमाल लगा लें, वो लगाकर निकलें। और जब भी घर में प्रवेश करें उसके बाद आपको अपना हाथ धोना है। प्रवेश करने के बाद अपने हाथ धोने ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन कामों को करेंगे। धन्यवाद।